हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद कर रहे हैं बहुत अच्छे होंगे, है ना। तो आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है। शानदार, ज़बरदस्त, जिंदाबाद की तरह, है ना। चलिए, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि अभी से मैंने जो पीछे 14 वीडियो आपको प्रोवाइड करवाया है वो 14वां वीडियो कंप्लीट करके 15वां वीडियो के लिए आप मेरे सामने खड़े हैं और मैं 15वां वीडियो लेकर के आपके सामने खड़ा हूँ, है ना। चलिए, और इस 15वें वीडियो में जो भी मैं क्वेश्चन करवाऊंगा उस क्वेश्चन को, इस बात को समझिए कि आप पहले करिएगा, फिर मैं सॉल्व करूंगा बाद में। इट मीन्स ये नहीं कि मैं बाद में करूंगा, मैं रुक करके आपका क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, नहीं। आप जैसे आपके सामने पहला क्वेश्चन आया, इसको रोकिए और देखिए कि आपसे क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर नहीं बन रहा है तो आप सॉल्यूशन देखेंगे, अगर बन भी जाएगा तो भी सॉल्यूशन देखेंगे कि आपका जो सॉल्यूशन रहा मेरे सॉल्यूशन से छोटा है या बड़ा है। बात समझ में आ रहा है? अगर छोटा है तो बहुत अच्छी बात है, बड़ा है तो आप सीख सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो बिना टाइम पास किए हम लोग आगे निकलते हैं पहला क्वेश्चन पे आज का वीडियो का। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि किसी मूलधन पर 5 वर्ष के लिए प्राप्त साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 ब्याज की वार्षिक दर क्या है। बात समझिएगा, ये बोला है कि मूलधन का, देखिए यहाँ पे क्या बोला है, मूलधन का 2/5 क्या है, बोला है मूलधन का, तो का जो भी होता है वो नीचे आ जाता है, ठीक है। हम बताए थे परसेंटेज में कि का और से जिसके साथ चिपका रहता है वो नीचे आता है, अर्थात प्रिंसिपल हो गया 5 और 2 जो हो गया ये है एसआई। ये क्या हो जाएगा जी, एसआई। तो आपको पता है कि सर एसआई बराबर जो फॉर्मूला होता है P × R × T/100 होता है, ठीक है। हमें पता है कि सर एसआई 2 दे दिया है, प्रिंसिपल सर 5 दे दिया है, रेट का सर पता नहीं, रेट ही हमसे पूछा है कि दर क्या होगा, तो रेट को R मान लेते हैं, टी को दे दिया है सर, टी वाला का मान दे दिया 5। देखिए यहाँ पे 5 वर्ष दे दिया टाइम। अब बटा में कर देंगे 100, ये 50 25 25 चौका 100, 4 दूना 8, यानी कि रेट जो आ जाएगा 8% आ जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको बहुत बेहतरीन ढंग से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। मैं आपको बताया था एसआई में कि एसआई के क्वेश्चन जो होते हैं 3 तरीके से बन सकते हैं। पहला ईयर बेस्ड, दूसरा मंथ बेस्ड, तीसरा डे बेस्ड, ठीक है। डे में 73 का मल्टीपल वाला थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। पहला क्वेश्चन आपसे बन गया, यही मैं उम्मीद लगा करके दूसरे क्वेश्चन की तरफ चल रहा हूँ, है ना। दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलिएगा, तो बोला है कि 3 नोटबुक और 6 पेन का मूल्य 3000 रुपये है, ठीक है। बोला है कि 3 नोटबुक, ध्यान सुनिएगा क्या बोला है क्वेश्चन में, बोला है कि 3 नोटबुक, एन से नोटबुक, ठीक है, और 6 पेन पी से पेन का मूल्य जो है ये 3000 रुपया है, ठीक है। उतनी ही धनराशि से एक नोटबुक और 12 पेन खरीदे जा सकते हैं, ठीक है। एक नोटबुक और 12 पेन खरीदे जा सकते हैं ये 3000 में ही, ठीक है। ये पहला इक्वेशन है, ये दूसरा इक्वेशन, बात समझिएगा। तो ये जब LHS बराबर, ये जब RHS बराबर है तो LHS बराबर हो जाएगा। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? आ रही होगी, जरूर आ रही होगी, बस समझिएगा हमारा, ठीक है। तो खैर इससे मतलब नहीं, चलिए इक्वेशन से ही बना लेते हैं। हमको पता है कि सर ये पहला इक्वेशन है, ये दूसरा इक्वेशन है, ठीक है। तो इसमें हम सर 3 से गुना कर लेंगे ताकि इक्वेशन बराबर आ जाएगा। तो ये एक ना लिख करके यहाँ पे हो जाएगा, ये वाला तो एक रहेगा 3n, पहले वाला ही 3n + 6p बराबर 3000, ये पहला वाला है, ठीक है। और दूसरा वाला जो हो जाएगा 3n, ठीक है, प्लस बढ़ती 36p बराबर हो जाएगा 3 3 9000, ठीक है। अब यहाँ से घटाइएगा तो माइनस माइनस माइनस, ठीक। हमसे क्या पूछा, तो खैर राजू 15 पेन खरीदना चाहता है तो उसे कितनी धनराशि देना पड़ेगा, ठीक है ना, कोई बात नहीं। तो हमको पता है कि सर 3n से 3n कट गया, अब 36 में से 6 घटेगा तो -3p बराबर हो जाएगा 9000 में से 3000 कटेगा तो -6000, ठीक है, 6000। ये p से p कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 3 से कटेगा 3 9 6, यानी कि 200। एक पेन का दाम कितना जाएगा जी, 200, बात समझिएगा। तो एक पेन का दाम 200 है, तो हमसे पूछा 15 पेन का दाम बताइए, तो 15 × 200 कर देंगे, अर्थात 15 × 30, यानी कि आंसर आ जाएगा 3000। कोई दिक्कत तो नहीं है, कितना आंसर आ जाएगा जी, 3000। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। एक और बात, हमें यहाँ से जो क्वेश्चन बन सकता है, क्या बन सकता है ये बात समझिए। हमसे पेन का दाम पूछते हैं, कोई बात नहीं। अगर हमसे पूछता है कि बताइए हमें नोटबुक का दाम कितना है, एक नोटबुक का दाम कितना है, तो हम क्या करते हैं, पेन वाला हम इसमें भर लेते हैं, किसी एक में। पेन वाला है तो इसमें भरते हैं या इसमें भर देते हैं, ठीक। अब यहाँ पे भरने पे p का मान जब यहाँ पे भर दीजिएगा
तो ये वाला इधर ले जाके घटा दीजिएगा तो यहाँ से नोटबुक का दाम आ जाएगा। अब जितना नोटबुक का दाम पूछे 10 का, 20 का, 30 का, 40 का, सबका बचा सकते हैं। एक और बात, इस टाइप के क्वेश्चन में कई दफ़ा हम देखे हैं कि क्वेश्चन मिल जाता है कि नोटबुक का पेन का दाम और पेन का दाम पेन का प्राइस का अनुपात ज्ञात करिए। तो एन और पी का रेशियो आप आराम से निकाल दीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि दूसरा क्वेश्चन भी आप समझ चुके हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का कोई दिक्कत नहीं है ना? चलिए, नहीं दिक्कत है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि 5 संख्याओं का औसत 32 है। ध्यान सुनिएगा, 5 संख्याओं का औसत 32 है। तो हम क्या कर सकते हैं कि 5 गुने 32 कर सकते हैं, टोटल बराबर। ठीक है, यदि एक संख्या हटा दी जाए तो औसत 28 हो जाता है। हम एक संख्या हटा देते हैं तो औसत कितना हो जाएगा? 28। अर्थात क्या ये 4 गुना 28 हो जाएगा? क्यों? क्योंकि 5 में से एक संख्या हटा दिया तो बचा कितना? 4 गुने 28, ये दोनों बराबर होगा आपस में। ठीक है, टोटल बराबर टोटल कर दिए। अब x का मान निकाल दीजिएगा, वही 28 वाली संख्या है, वही हटाई गई संख्या है। देखिए अब क्या पूछा आपसे, तो हटाई गई संख्या ज्ञात करें, तो हटाई गई संख्या x का मान ज्ञात कर लीजिएगा। अगर आपसे नहीं होता है तो कोई बात हम बताते हैं। ठीक, कि 32 पच्चे जो होता है, ध्यान सुनिएगा, 32 पच्चे 160 होता है। कितना आ जाएगा जी? 160। ठीक है, 160 माइनस x बराबर ये 28 गुना जो होता है 2800 का जो होता है 112 होता है। ठीक, अब हमें पता है कि 160 में से 112 घटाइएगा तो आंसर आ जाएगा 48, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, x का मान कितना आ जाएगा जी? 148। क्यों? क्योंकि ये बराबर था और हम जानते हैं कि सर x बराबर क्या हो जाएगा, x इधर जाएगा और ये इधर आएगा तो ये आ जाएगा x बराबर 48। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं, आगे चलो। तो इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा, तभी आप SSGD का तैयारी कर रहे हैं, है ना? नहीं तो फिर अभी आप बेसिक कैलकुलेशन सीखते रहते हैं, और जोड़ घटाओ गुना भाग एलसीएम से, हाँ इसी टाइप से सीखेंगे ना जी। बिल्कुल बिल्कुल समझ गए हैं बच्चे हमारे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। अब जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो समझने की बारी है। चले समझने, हाँ समझने चला जाए। चलिए समझने जब चलेंगे तो बोला यदि 72 बाइंडर, देखिए बाइंडर उसको कहते हैं जो बुक बाइंड करता है या कोई भी चीज़ बाइंड करने वाला को बाइंडर करते हैं। ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखिएगा। यदि 72 बाइंडर 22 दिनों में, तो 72 बाइंडर है, ये मैन M1 दे दिया। ठीक है ना, ये M1 दे दिया। ठीक, 22 दिनों में D1 दे दिया। ठीक है, अब बोला 720 किताबें बाइंड कर सकते हैं, यानी कि ये W1 दे दिया। ठीक है, ये क्या दे दिया जी? W1। तो बोला है तो 12 किताबें D2 दे दिया है जी 12 दिनों में। ठीक है, 12 दिनों में 660 किताबें बाइंड, ये W2 दे दिया। ठीक है, करने के लिए कितने बाइंडरों की आवश्यकता है? तो M2 का मान ज्ञात करें। अब बताइए जी, M2 का मान ज्ञात करना है। तो ऐसे में क्या बताए थे हम कि M1 D1 क्या बताए थे? MDH M1 D1 बटा W1 इक्वल टू होता है M2 D2 बटा W2। इस टाइप का कंसेप्ट हम पीछे बताए हुए हैं, तो आप ये क्वेश्चन को भी बना लेते हैं। अगर नहीं बनाया तो बहुत मूर्ख हैं आप। M1 का मान दिया था सर 72, D1 का मान दिया था सर 22, W1 का मान दिया था 720, D2 का मान दिया था सर कितना? M2 का मान पूछा है सर, तो M2 का मान M2 लिख दीजिए। और किसका मान? D2 का मान सर दे दिया है कितना? 12 दे दिया है, और W2 का मान 660 दे दिया है। ये सब बात हम पुट कर दिए। हम बताए थे कि इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है कि कोई एक नहीं देगा, जितने भी वेरिएबल है उसमें से एक कम करके सबका डेटा दे देता है, जिसका नहीं देता है उसी का आपसे पूछ लेता है। देखिए यहाँ पे भी वही बात हुआ है, जिसका नहीं दिया वही पूछा है। तो यहाँ से हम क्या कर देंगे कि काटेंगे। अब काटेंगे तो 72 से काटेंगे तो 10 बार में कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 0 से 0 काट दिए। ठीक है, अब हमको पता है कि 12 से नहीं, हम यहाँ से 2 से काट लेते हैं। 2 छक्के 12 कट जाएगा, 2 से काटेगा तो आ जाएगा 33 बार में। ठीक, अब यहाँ से क्या है, 6 से नहीं 6 से काटेगा तो 3 बार में कट जाएगा। ये 6 से काटेगा तो 11 में कटेगा, और 3 से काटेगा तो कितना बार में कटेगा? 11 बार में। तो ये आ जाएगा M2 का मान 11 गुना 11 यानी कि 121। कितना आ जाएगा जी? 121। 121 कहाँ है? ऑप्शन ए में। कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ कोई दिक्कत तो नहीं है ना? हाँ चलिए, नहीं है, गुड। ऐसे ही आप स्माइल करते रहिएगा कि सर दिक्कत नहीं है। हाँ दिक्कत नहीं है। चले आगे चलो। चलिए मेरे प्यारे मित्रों, क्या है क्वेश्चन नंबर 5? 8400 रुपये को PQR के बीच क्रमशः 2/3, ठीक है, 3 और 1/3 के अनुपात में बांटा गया। ये किसको किसको? P को, Q को और R को। 3 आदमी है जी। कौन कौन है? PQR। ये 3 लोग पैसा बांटा है। कौन कौन? PQR। ठीक है,
अब क्या करना है बात समझिएगा, यहाँ नीचे 3 है तो हम 3 से सब में गुना कर देते हैं। तो सर ये 3 से गुना करिएगा, यहाँ पे 3 से गुना करिएगा, यहाँ पे भी 3 से गुना करिएगा, यहाँ पे भी, तो ई से ही कट जाएगा, ई से ही कट जाएगा। अर्थात यहाँ पे सर 2 आ जाएगा, यहाँ पे सर 9 आ जाएगा, यहाँ पे सर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, यानी P 2 हो जाएगा, Q 9 हो जाएगा और R 1 हो जाएगा। हमको पता है कि 8400 रुपये बांटना है, तो 9 2 11 1 12, 12 का वैल्यू 8400 हो जाएगा। 12 का वैल्यू कितना हो जाएगा 8400, तो 1 का वैल्यू हो जाएगा 700। ठीक है, हमसे जिसका पूछे बता दीजिए। तो हमसे पूछा है कि R का हिस्सा क्या है, तो R का हिस्सा 1 है, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा जी 700। अभी जस्ट निकाले हैं तो 700 आंसर हो जाएगा। ठीक है, 700 आंसर हो जाएगा। अगर हमसे Q का पूछता है तो 9 का वैल्यू निकालते हैं। अगर हमसे P का पूछता है तो 2 का वैल्यू निकालते हैं। अगर पूछता है कि Q का मान P के मान से कितना ज़्यादा है तो 7 का वैल्यू निकालते हैं। अगर हमसे पूछता है कि R का मान Q का मान से कितना कम है तो 7 का ही वैल्यू निकालते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा कि इस तरीके के क्वेश्चन आता है और आगे भी आता रहेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 बोला किसी संख्या के 20% का 25%, ध्यान से सुनिएगा, किसी संख्या का 20% के 25% 250 के बराबर है तो उस संख्या के 35% ज्ञात करें। देखिए, और ये क्वेश्चन तो मैं एकदम मुजमानी से बना सकता था। कैसे? क्योंकि ये बोला था 35% ज्ञात करने के लिए, यानी कि जो भी आंसर होगा लास्ट में वो 7 का मल्टीपल होगा। क्यों? क्योंकि 35 है। ठीक है, हम 7 का मल्टीपल देखते हैं तो सर 7 दूना 14, 7 5 35 वाला आंसर हो जाता। यहाँ पे देखिए 7 दूना 14 2 5 होता, सर ये वाला नहीं होता। 7 दूना 14 1 6 होता, ये भी नहीं होता। 7 दूना 14 और 1 7 ये भी नहीं होता, यानी कि आंसर मेरा ई आ गया। लेकिन चलिए अगर बेसिक से बनाना होगा तो हम क्या करेंगे? बेसिक से बनाने के लिए हम क्या करेंगे, बात समझिएगा। हमसे बोला है कि किसी संख्या का, तो संख्या x मान लेते हैं, 20% का मतलब होता है 1/5 का, 25% का मतलब होता है 1/4। बोला है कि 250 के बराबर है। ठीक है, 250 के बराबर है। तो जो संख्या होगा, जो x का मान हो जाएगा, ये क्या 5 का 20, 25 गुना 50, बात समझिएगा, ये 25 गुने 20, सॉरी 5 का 20 और 25। हाँ ठीक है, एक काम करते हैं, ये 250 गुने 20 सीधे कर लेते हैं। क्यों इतना ड्रामा करना, सीधे नहीं कह सकते हैं कि 250 गुना 20 हो जाएगा। ठीक है, ये संख्या आ गया। अब बोला संख्या का 35% निकालना है, यानी कि इसका कितना कर देना है, 35% का मतलब होता है 7/20। ठीक है, अब ये 20 से 20 कट गया। अब क्या हो जाए 25 सत्ते, 25 सत्ते कितना होता है जी 1750, है ना। 25 का टेबल उसने बताया था, आपको पढ़ के सुनाए थे कि 25 से कम 25 50। अब रोज़ रोज़ हम नहीं सुनाएंगे, हम यहाँ टेबल सुनाने आपको नहीं आया है। अगर टेबल सुनाने के लिए बार बार बोलिएगा तो विवाद हो जाएगा, बात समझिएगा। हम नहीं आए टेबल सुनाने, हम आपको याद करने के लिए दिए हैं, आप ही याद करिएगा। ठीक है, मास्टर साहब को ही बोल देते हैं टेबल सुनाने के लिए। हाँ मास्टर साहब टेबल सुना दीजिए, इतना मतलब आप तेज हो गए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि उन विद्यार्थियों की अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए जिनके बीच 1003 चॉकलेट, 2703 कैंडी इस प्रकार वितरित किए जा सके कि प्रत्येक विद्यार्थी को समान संख्या में चॉकलेट और कैंडी मिले। देखिए ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जब भी आपको चॉकलेट बांटना हो, कोई सामान बांटना हो और समान संख्या में बांटना हो तो उसका आप HCF निकाल दीजिएगा एकदम इजीली। ठीक है, या फिर तेल मापने वाला क्वेश्चन आ जाए कि 5 लीटर वाला, 10 लीटर वाला, 18 लीटर वाला तेल का बर्तन है, बताइए कि सबसे बड़ा मापक का कितना लीटर में होगा, है ना। तो आप उस टाइप का क्वेश्चन भी HCF निकालिएगा। कभी भी रस्सी का आ जाए 4 मीटर का है, 5 मीटर का है, 10 मीटर का है, तो कौन सा ऐसा रस्सी माप पे जो मैक्सिमम लेंथ का हो, है ना, तीनों में कवर कर ले। तो इस तरीके से उसमें भी HCF निकाल, याद रखिएगा। जब भी मैक्सिमम की बात करेगी तो हम HCF निकालते हैं, और जब भी मिनिमम की बात करेगी तो हम LCM निकालते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। देखिए HCF बोल करके LCM लिख दिया तो मेरी गलती नहीं है, इस हाथ की गलती है। इस हाथ को दंडनीय अपराध मिलना चाहिए, बात समझिएगा। चलिए HCF, चलिए ध्यान सुनिएगा, नेक्स्ट ध्यान सुनिएगा। तो हमारा क्या करना है, हम क्या बोले, समान संख्या में चॉकलेट और कैंडी बांटने के लिए हम क्या निकालते हैं, HCF निकालते हैं। तो HCF निकालने के लिए क्या करेंगे, हम 1003 का, ठीक है, और 2703 का HCF निकालेंगे, बात समझिएगा। 1003 को जब आप तोड़िएगा, ध्यान सुनिएगा, 1003 को जब तोड़िएगा तो ये आ जाता है 17 गुना 59 में। ठीक है, और इसको जब जोड़िएगा तो ये आ जाता है 17 गुना 159 में। ठीक है, तो दोनों में देखिएगा कि हायर कॉमन फैक्टर जो है वो 17 है, अर्थात मेरा आंसर 17 हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दुख दर्द परेशानी, हाँ कोई दुख दर्द परेशानी नहीं ना जी, अगर होगा तो समझ लेंगे। आगे चलो मैं, चलिए नेक्स्ट। बोला कि एक मेज का विक्रय मूल्य 6875 रुपये है। यदि लाभ प्रतिशत 25% है तो मेज का क्रय मूल्य ज्ञात करिए। बस समझिएगा, एक मेज का विक्रय मूल्य कितना है जी 6875।
और उसमें बोल रहा है कि लाभ प्रतिशत 25% है। 25% का मतलब होता है 1/4, यानी कि 4 का सामान ये 5 में बेच दिया था, बस समझिएगा, ठीक है। 4 का सामान ये 5 में बेच दिया था। अब यही 5 का वैल्यू 6875 दे दिया गया, ठीक है। तो ये 4 का वैल्यू निकाल दीजिएगा, नहीं निकाल पाइएगा, हाँ मेरा बउआ निकाल दीजिएगा प्लीज़, ठीक है, प्लीज़ निकाल दीजिएगा, हाँ मना ऑन कर रहे हैं हम आपको। चलिए ध्यान सुनिएगा, यहाँ पे निकाल करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे आप कि मैं निकाल दूँ। हाँ कौन बोल रहा है भाई निकालने के लिए, बोलिएगा निकालने के लिए। हम नहीं निकालेंगे, बस समझिएगा। अच्छा एक बात बताइए, कोई काट के बताएगा क्या कि कितना ये कटेगा, कितना में कटेगा? चलिए हम काट के दिखाते हैं। 5 से काटेगा तो 5 एकम 5, ठीक है, या फिर सीधे काटते 13 5 65, 3 7 आता, 5 7 35, 50 25, 1375 आता। अब सिंपल ही सोचिए कि 13 चौका 52, 75 से 4 में गुना करेगा तो कितना आ जाएगा जी, बताइए जल्दी। 75 चौका ये 300, 13 चौका 52, 52 3 55, 55 से यहाँ पे रखा गया है ना। 7 1 8 5 3 8 11 का मल्टीपल ऐसे ही दिख रहा था मुझे। आगे चलूँ मैं, बना ही दिए आखिरकार। बहुत जिद्दी हैं आप लोग, क्यों ऐसा करते हैं बताइए? आपको बनाना चाहिए ना जी ये सब चीज़ें। नेक्स्ट चलते आगे क्यों। बोला कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 60% अधिक है। अंकित मूल्य को MP कहते हैं, ठीक है, क्रय मूल्य को हम CP कहते हैं। तो किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 60% अधिक है, तो 100 रुपया क्रय मूल्य होगा तो अंकित मूल्य 160 हो जाएगा। बोला है कि यदि 20% की छूट दी जाती है, कोई बात नहीं, 20% का छूट देंगे तो पैसा लेंगे कितना, 80% पैसा लेंगे, बात समझिएगा। तो 160 का, ध्यान सुनिएगा, 160 का जब आप 80% निकालिएगा तो प्रतिशत से डबल जीरो कट जाएगा, 16 28 से, यानी कि 128 रुपये में आप सामान को बेच दीजिएगा। कितना में बेच दीजिएगा? 128 रुपये में सामान को बेच दीजिएगा। तो बताइए तो लाभ कितना प्रतिशत का कमा रहा है? 28% का कमा रहा है। क्यों? क्योंकि 100 रुपये का सामान 128 में बेच दे रहा है, तो कितना का प्रॉफिट हो रहा है? 28% का प्रॉफिट हो रहा है। बहुत ईजी क्वेश्चन आज लेकर के आपके लिए जानबूझ करके, और ये मैं जानबूझ करके नहीं लाया हूँ, ये एक सेट का है, ये SSC GD का सब PYQ है। ऐसा मत सोचिएगा कि हम अपने घर से आपको खुश करके लेके आ गए हैं क्वेश्चन कि नहीं बउआ चलो बनाओ खुश हो जाओ, एकदम ऐसा कुछ नहीं है। ये सब PYQ क्वेश्चन है, सब SSC GD का क्वेश्चन है। अगर आपका मन करे सिर फोड़ने का तो प्लीज़ आप क्या करिए, SSC GD का आगे का बात नहीं बोलेंगे, विवादित हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 10 नंबर बोला है कि एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है जिसकी आधार त्रिज्या 70 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। बात समझिएगा, बोला है कि एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है। ध्यान सुनिएगा, एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ दिया जी, ये तो बहुत बड़ा बवाल कर दिया। कर्व सरफेस एरिया पूछ दिया हमसे, ठीक है ना। अब बोला है कि जिसकी आधार की त्रिज्या 70 सेंटीमीटर है। अच्छा, रेडियस दे दिया है, रेडियस भैया दिए हैं 70 सेंटीमीटर। अब बात समझिएगा, तथा ऊंचाई दे दिए हैं 14 सेंटीमीटर, H दे दिए है 14 सेंटीमीटर। बात समझिएगा, हमसे बेलन का कर्व सरफेस एरिया पूछा गया है। बेलन का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है बताइए फार्मूला। हम बताए थे बेलन का पूरा फार्मूला, आप तो गोल कर दिए होंगे। हम बताए थे कि बेलन का जो आयतन होता है वो πr² होता है। बेलन का कर्व सरफेस एरिया जो होता है वो होता है, कितना होता है जी? 2πr होता है ना। और टोटल सरफेस एरिया जो होता है ना, टोटल सरफेस एरिया 2πr × r+h होता है। ये सब बातें हम 1978 में बताए थे ना जी, 1978 में बताया था। गुड, कितने समझदार है हमारे बच्चे, बूढ़े हो गए सब पढ़ते पढ़ते। चलिए बात समझिएगा, तो मेरा क्या है यहाँ पे, कर्व सरफेस एरिया पूछा है। कर्व सरफेस एरिया 2πrh है, 2πrh। 2 का 2 रहने देते हैं, पाई का मान 22/7 भर देते हैं, r का मान हमारा दिया था 70 है और h का मान हमारा 14 है, ठीक है। 7 से काटेंगे तो ये 10 बार में कट जाएगा, ठीक है। अब हमको पता है कि सर 22 × 44, 44 × 14 जब करिएगा, 44 × 14 करिएगा, एक जीरो बिठा दीजिए, तो 14 चौका 56 के 6 हासिल 5, 14 चौका 56, 56 5 61, यानी कि 160 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, ये याद रखिएगा। कभी भी इस बात को मैं बता देता हूँ, आगे भी ध्यान सुनिएगा, कभी भी जो एरिया आता है ये सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर में आता है, ठीक है। कभी भी जो वॉल्यूम आता है वो सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब में आता है। ये बात आपको 1955 में पढ़ाए थे, ठीक है। नेक्स्ट पीछे ये हो गया। नेक्स्ट बोला है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है भाई, कुछ कहना चाहेंगे आप? हाँ देखिए, तो बोल रहा है कि 9,000 रुपये को 80% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज
अर्धवार्षिक रूप से संयोजित करने पर उधार दिया जाता है, 12 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। अच्छा एक बात बताइए, हम ऐसा कुछ समझाने के लिए बोले थे कि टाइम क्या हो जाता है जी। अब एकदम बेसिक से समझिए, अगर 6 माही हम ब्याज लगा रहे हैं और टाइम दे दिए 12 महीना, तो क्या वो टाइम हो जाएगा, टाइम्स कितना होगा, 2 टाइम्स होगा, टाइम्स कितना, टाइम्स 2 टाइम्स। बात समझिए क्यों, क्योंकि 6 महीना और 6 महीना मिलकर के 12 महीना, यानी कि 6 महीना मिलकर के 12, वही 2 हो गया। ठीक, अब आगे बोला है कि रेट 80% साल भर का है, तो रेट आधा साल का हो जाएगा 40%। 40% का मतलब होता है 2/5। बात समझिए कितना हो जाता है जी, 2/5। ठीक है, अब हम बताए थे कि नीचे वाला प्रिंसिपल होता है और ये वाला CI होता है। ठीक है, तो जुड़ जाएगा CI। ठीक, अब हमको पता है कि सर 5 से 7 हो गया। ठीक है, बस समझिएगा 5 से 7 हो गया। ये वाला सर प्रिंसिपल होता है, इसके इधर वाला अमाउंट हो जाएगा, क्योंकि प्रिंसिपल में CI ऐसे जुड़ते हैं तो अमाउंट आता है। अब बोला कि टाइम 2 है सर, तो 2 है टाइम, तो इसका स्क्वायर करते हैं। अगर टाइम 3 रहता है तो क्यूब करते हैं, तो 5 का स्क्वायर करिएगा तो आ जाएगा 25, 7 का स्क्वायर करिएगा तो ये आ जाएगा 49। अब हमें पता है कि बोला है कि 9,000 रुपये को, ठीक है, और उधर से तो क्या पूछा आपसे, पूछा क्या जी, 12 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। ओके कोई बात नहीं, हमको पता है कि सर ये प्रिंसिपल होता है, ये वाला अमाउंट होता है, इनके बीच का गैप जो होता है वही CI होता है, तो CI 24 होगा। तो हमको पता है 25 का वैल्यू कितना दिया जी, 9,000, यानी कि CI जो भी होगा वो 9,000 से 25 कम होगा। और सॉरी 9,000 जब CI है तो हमसे क्या पूछा, 12 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। 25, 24, 49 होता है जी, तो 24 का कहते हैं 25 का 100, 25 का 100। ठीक है, हाँ ठीक है, काट लेते एक बार, 25 से काटते इसको, तो कितना नंबर में कटेगा जी, देखिए यहाँ पे 25 का 100 यानी 9 का 36 यानी कि 360। अब इतना में आपको 24 में 360 से गुना करेगा, क्यों, क्योंकि यही वाला CI होता है, यही वाला CI होता है, तो 24 गुना करते हैं। ठीक, आप 24 से गुना ना करके अगर 24 के टेबल नहीं आते तो एक काम और भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक चीज़ बताते हैं हम आपको, यहाँ पे देखिए, अगर आपको 24 में 360 से गुना करें, जिसको 24 का टेबल याद है, डायरेक्ट आप 24 में 6 से गुना करिए, 24 में 3 से गुना करिए। अगर नहीं याद है तो हम कह सकते हैं क्या कि 12 गुने 720, ये भी बात कह सकते हैं। तो देखिए 12 गुना 24 के 4 हासिल 2 बरसते 84 2 86। ठीक है, यानी कि कितना हो जाएगा 8640। 8640 कहाँ पे, ऑप्शन नंबर डॉ। कोई दुख दर्द परेशानी, हाँ समझ में आ रहा है, क्या लगा था फंस जाएंगे, नहीं फंसेंगे। चलिए आगे चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। देखिए ये क्वेश्चन कैसे बनाएंगे आप, बहुत सारे बच्चे ऐसे बनाते हैं कि ये देखिए 0.1 का होल स्क्वायर है और प्लस ये क्या है 0.01 का होल स्क्वायर है। बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं कि सर पॉइंट के बाद 1 का स्क्वायर करेंगे ना तो ये आ जाएगा सर 0.01। ठीक है, प्लस सर इसका स्क्वायर करेंगे ना सर तो 0.0001 होगा। ठीक है, अब सर जोड़ेंगे ना ये सर जोड़ेंगे ना तो ऐसे आ जाता है कि सर 0 और 0.1 यहाँ पे रख देते हैं, तो सर 0.0101 हो जाएगा, यानी कि सर ये वाला आंसर होगा। ठीक है, 0.0101 होगा। ठीक, नहीं मेरा ये कहना है कि क्या ऐसे ही क्वेश्चन करिएगा, आप डिजिटल सम से कर लीजिए ना। डिजिटल सम में क्या होता है कि अंकों का योग करना पड़ता है बस। तो हमको पता है कि सर यहाँ पे 1 है और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, यहाँ पे क्या स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, तो 1 और 2, 1 और 1 2, डिजिटल सम कितना हो जाएगा 2। ये डिजिटल सम उन्हीं को समझ में आएगा जो डिजिटल सम पढ़े हैं, जो डिजिटल सम नहीं पढ़े आप जाकर के वीडियो किसी सर का देख लीजिएगा, वैसे मैं समझा दूंगा थोड़ा सा भी। अब बात समझिएगा, तो हमको पता है 1 और 1 2 डायरेक्ट मार दिया, तो ये ऐसे तरीका बनाते तो बेहतर होता है, ये वाला नहीं। ठीक, यहाँ पे देखते तो 3 आ रहा था, यहाँ पे देख रहे थे 5 आ रहा था, यहाँ पे भी 3 आ रहा था, तो ये सब ऑप्शन कट जा रहा है। अब देखिए डिजिटल सम थोड़ा सा बताते हैं, हम बोलेंगे कि इनका डिजिटल सम बताइए, तो 4 1 4 3 2 इसका डिजिटल सम बताइए। तो आपको देखना पड़ता है कि 9 से कटने के बाद कितना शेष बचेगा, और 9 का विभाज्यता का नियम बताया है कि अगर अंकों का योग जहाँ पे आए 9 या 9 का मल्टीपल तो आप उसे 0 मान लीजिए। ठीक है, और हम बोले हैं कि 9 से भाग करने पे जितना शेष बचता है वही हो जाता है डिजिटल सम का अंकों का योग, यानी डिजिटल सम का अंकों का योग। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा 4 3 7 2 9 ये काट देते, इसका डिजिटल सम 1 आएगा। अब देखिए 2 4 6 8 है ना, तो देखिए यहाँ पे 8 से 14 14 4 18 ये कट गया, तो इसका डिजिटल सम कितना आ जाएगा 2। इसी तरीके से होता है। ठीक, बाकी सर आपके पढ़ाएंगे आगे। ठीक है, अगर आपको मन करे डिजिटल सम का तो हमसे मांग लीजिएगा, मैं पढ़ा दूंगा डिजिटल सम। हाँ कोई दिक्कत तो नहीं है, थोड़ा जल्दी चलता है, कौन बोल रहा है जल्दी चल रहा है भाई, क्वेश्चन हल्का है, बहुत हल्का है क्वेश्चन, जैसा क्वेश्चन रहता है उस हिसाब से एफर्ट मारा जाता है। क्वेश्चन भारी रहेगा तो आराम से बताएंगे, हल्का रहेगा तो थोड़ा सा तेज़ बता देंगे कि आपको समझ में आ जाएगा। आप छोटे बच्चे थोड़ी है,
सब बात आप जानते हैं, बस आप ड्रामा करते हैं कि सर हमको कुछ नहीं आता है, सर बता दीजिए ना प्लीज़। बच्चा रह गए हैं कि छोटा छोटा बात बताएं। आप SSGD का तैयारी करते हैं, है ना, जहाँ से आप नौकरी ले सकते हैं। थोड़ा बहुत तो जानकारी लेकर के आए होंगे, तभी तो प्रैक्टिस कर रहे हैं, वरना आपको फाउंडेशन बैच करना चाहिए, सच बता रहे हैं। चलिए नेक्स्ट। बोला है कि यदि 6 पेनों का क्रय मूल्य 5 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है। बोला कि 6 पेनों का क्रय मूल्य 5 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है ना, तो हम बोल सकते हैं सीधे कि सर SP 6 है और CP 5 है, यानी 5 रुपये में सामान खरीदे और 6 रुपये में बेच दिए, तो कितना का फ़ायदा हुआ? 1 का फ़ायदा हुआ। कितना पे? तो 5 पे, यानी कि 20% का लाभ होगा। ठीक है, नहीं तो बहुत ये इस तरीके से मुजबानी बनाया जाता, नहीं तो करिए आप, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं लिख के। ये CP 5 है, SP 6 है, सर 1 का फ़ायदा कमाया है, 5 पे कमाया है, यानी 20% का प्रॉफिट। देखिए मैं थोड़ा लिखने पे बिलीव नहीं करता हूँ। बहुत सारे ऑफलाइन में ऐसे बच्चे हैं जो कि बिना लिखे कई क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। कई क्वेश्चन क्या, लगभग 40% 50% क्वेश्चन वो बिना लिखे सॉल्व करते हैं, क्योंकि वो होता है क्या है कि उनको प्रैक्टिस करवाया जाता है कि ऐसे आप करिए, तो करते हैं, कई बच्चे करते हैं ऐसा, है ना। चलिए मैं आगे चलूँ। ये क्वेश्चन हो गया। 14 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है। एक और बात 14 नंबर क्वेश्चन से पहले मैं बता देता हूँ कि देखिए भाई, ये वीडियो हम जितने भी बनाते हैं वो बनाने में एफर्ट लगता है। एफर्ट को प्लीज़ आप थोड़ा सा वैल्यू करवाएं मेरा, और वैल्यू इस तरीके से होगा कि आप बहुत सारे लोगों तक वीडियो शेयर करें। जितने भी बच्चे हैं, आप अगर आप 10-10 लोगों तक वीडियो शेयर कर रहे हैं, 10 में से 5-5 भी सब्सक्राइब करते हैं, 5-5 लोग भी पढ़ते हैं, और वो 5 में से 1 का भी नौकरी लग जाता है, तो वो बहुत अच्छे कंडीशन में आ जाएंगे। बस समझिएगा, आपके एक छोटा सा एफर्ट से वो अच्छे कंडीशन में आ सकते हैं। हो सकता है कि मेरा पढ़ाने का अंदाज़, पढ़ाने का स्टाइल उन्हें समझ में आ रहा होगा, बेहतर समझ में आ रहा हो, तो फिर वो आपके लिए, या फिर ध्यान सुनेगा, वो आपको लेकर के हमेशा एक रिस्पेक्ट की भावना मन में रखेंगे। बात समझ में आ रही है ना। तो प्लीज़ आपके एक छोटा एफर्ट से किसी का लाइफ बन सकता है, तो आप इस वीडियो को शेयर करवाइए, जितना हो सके शेयर करिए। और हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि नहीं मेरे बच्चे सपोर्ट कर रहे हैं, नहीं सब्सक्राइबर भाग रहा है मेरा, नहीं मेरा चैनल ग्रोथ कर रहा है, तो नहीं बच्चे मेरा डिमांड कर रहे हैं, तो मुझे मेहनत करना चाहिए भाई, वास्तव में करना चाहिए। बात समझ में आ रही है। तो प्लीज़ आप अपना एफर्ट से इन सभी चीज़ों को दिखाएंगे, और हमारे साथ आप भी दम लगाइएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, इस वीडियो को जितना हो सके लोगों तक शेयर करवाइए, सब्सक्राइब करवाइए, लाइक करवाइए, कमेंट करवाइए कि सर ये चैप्टर हमें पढ़ना है। मैं पक्का दूंगा, बस आप बता दीजिए हमें, ठीक है। ये वीडियो मैं पूरा एफर्ट के साथ बनाता हूँ और आगे भी बनाता रहूँगा। ये बस संतावना दे रहे हैं। मैं बोला हूँ कि 40 वीडियो का संतावना दिया हूँ पहले, कि मैं 40 वीडियो प्रूफ मैं दूंगा आपको। ये 14वां वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है, 40 वीडियो तक पहुँचा के रहेंगे आपको पेपर तक, ठीक है। तब आपको बिलीव होगा कि नहीं प्रिंस सर जो बोलते हैं वही होता है। चलिए नेक्स्ट। और ये भी बात है कि जो 40 वीडियो पढ़ गया, जो 40 वीडियो का कंटेंट देख गया, जो 40 वीडियो के क्वेश्चंस पे कमांड कर गया, उससे बेहतर, उससे अच्छा स्कोर और कोई नहीं कर सकता है तो वो भी मेहनत करके आया होगा कहीं ना कहीं से, ठीक है। यानी इसमें से क्वेश्चन फंस जाएगा, 20 में 20 कर लेगा, ठीक है। चलिए, बोला है कि एक व्यक्ति अपने माल पर क्रय मूल्य से 50% अधिक मूल्य अंकित करता है। देखिए क्रय मूल्य से CP है, MP है ना, 100 रुपये का सामान है, ये 150 रुपये अंकित कर दिया, ठीक है। मूल्य अंकित करता है तथा 20% की छूट देता है। अब छूट कहाँ दे दिया जी, कभी भी छूट MP पे दिया जाता है, तो देखिएगा यहाँ पे ये 20% का छूट दे देगा। बात समझिएगा, 20% का छूट देगा तो पैसा लेगा कितना, 80%। बात समझिएगा, तो इसका जब 80% लेगा 150 का, 150 का जब 80% लेगा, बात समझिएगा, वेट, तो 15 20 से होता है, हमको दिख रहा है लेकिन आपको समझाने के लिए होता है। चलिए कोई बात नहीं। आप 150 का जब 80% निकालेंगे तो 15 20 से होता है, नहीं 120 रुपये ले लेगा ये, ठीक है। तो छूट देने के बाद व्यापारी को कितने प्रतिशत का लाभ होता है, तो देखिए 100 का सामान 120 में बेच देते हैं, अर्थात 20% का लाभ होता है। कितना % का लाभ होता है जी, 20% का लाभ होता है। कोई दिक्कत तो नहीं है। हाँ आगे चलो। चलिए नेक्स्ट। बोला है कि दो संख्याओं का गुणनफल 720 है। हम बताए थे कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है LCM गुने HCF, ठीक है। इस पे क्वेश्चन खूब आता है। अगर आप इसको आप कमांड कर लेते हैं तो आगे चल करके बेहतर करिएगा। तो बोला कि दो संख्याओं का गुणनफल 720 है। चलिए डायरेक्ट दे दिया 720, ठीक है। बोला कि महत्तम समापवर्तक 4 है, तो चलिए LCM नहीं दिया, ठीक, लेकिन HCF दे दिया 4 है। 4 से काट लीजिए, तो 4 से 8 × 72 180। LCM कितना आ जाएगा जी, 180। तो देखिए पूछा था आपसे लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करें, तो कितना आ जाएगा, 180 आएगा। बात समझिएगा, ठीक। एक और बात यहाँ पे एक्स्ट्रा फैक्ट मैं बता रहा हूँ, कभी भी कोई संख्याओं का योग, कोई संख्याओं का अंतर, या कोई संख्या में छोटी संख्या हो चाहे वो बड़ी संख्या हो, ठीक है, उसमें HCF छिपा रहता है। अगर कुछ नहीं भी पता हो तो HCF का मल्टीपल देख करके
मार करके ऑप्शन में निकल जाइएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा हम बता रहा है कैसे बनाया जाता है। उसके बाद एलसीएम जब भी निकालने के लिए बोला जाए तो जो भी संख्याएं दिया रहता है वो संख्याओं से एलसीएम हमेशा करता है, तो इस बात को ध्यान में रख करके आप क्वेश्चन बनाने जाइएगा। एक्स्ट्रा फैक्ट यही था, ठीक है। नेक्स्ट बोला कि एक गोले की त्रिज्या 50% की वृद्धि की जाती है तो इसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। मैं बताया था 50% का वृद्धि का मतलब क्या हो जाता है, ध्यान सुनिएगा, 1/2 यानी कि 2 से कितना हो जाएगा 3। अब हम बताए थे कि जब एरिया बोले कि एरिया में कितना प्रतिशत की वृद्धि होगा और वॉल्यूम में कितना % का वृद्धि होगा, तो दोनों कर देने के लिए। जब एरिया बोले तो एरिया हमेशा क्या होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है, और ये सेंटीमीटर क्यूब में होता है या मीटर क्यूब में होता है। ये क्या करता है, स्क्वायर करता है, ये क्या करता है, क्यूब करता है। तो यहाँ पे इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 से 9। अगर हमसे वॉल्यूम पूछते तो क्या करते हैं, क्यूब करते थे। 2 का क्यूब कितना हो जाता है 8 और 3 का क्यूब कितना हो जाता है 27। बात समझिएगा। लेकिन हमसे पूछा है कि बताइए इसके आयतन में कितने प्रतिशत का वृद्धि होगा। ध्यान सुनिएगा, ये नहीं पूछा हमसे, ये हमसे नहीं पूछा है, ठीक है, हमसे यही वाला पूछा है। तो आयतन में कितना का वृद्धि हो रहा है जी, 19 का वृद्धि हो रहा है। कितना से, 8 से। बात समझिएगा। तो 19/8 का मतलब होता है ये कितना हो जाएगा, गुने 100 करिएगा ना, 1900/8। बात समझिएगा, कितना हो जाएगा 1900/8। 8 से काटिएगा तो देखिए 8 दूना 16, 3 0 और 18 की 24, ठीक है, 6 0 और 6 0 है तो 8 7 56, 237 दशमलव समथिंग आंसर है ऑप्शन नंबर 1 में। कोई दिक्कत तो नहीं है, हाँ पक्का मेरे भाई, पूरा बात समझ में आ रही है, हाँ प्लीज़, और समझ में आ रही है ना अच्छे ढंग से, कोई दिक्कत तो नहीं है आपको, नहीं है, चलिए अच्छी बात है। मैं भी अपना पूरा एफर्ट इसीलिए लगा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए, है ना। चलिए आगे चलता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है कि यदि x का 45% y के 15% के बराबर। देखिए ऐसा क्वेश्चन जब भी आता है तो आप यहीं पे देख लीजिए, x का 45, ये लिखिए मत, हम बता देंगे बाद में। x का 45%, y के 15%, क्यों, क्योंकि 15% से प्रतिशत कटता है, तो सीधे 15 से 45 कर लीजिए। y का मान 3, x का मान 1। x का मान कितना जाएगा 1। तो बोला है कि x और y का मान ज्ञात करें, तो x का मान कितना जाएगा 1, तो 1 कहाँ पे है, 1 यहाँ पे पहले हो गया आंसर, ठीक है, क्योंकि 1 और 3 आएगा, y का मान 3, x और y का रेशियो हो जाता है 1:3। लेकिन क्या इस क्वेश्चन को आप बनाने जाएंगे, आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं होगा अगर आप बनाने जाएंगे तो। इस टाइप का क्वेश्चन जब भी है ध्यान सुनिएगा कि यदि x का 45% y के 15% के बराबर हो तो सीधे क्या करिएगा कि x का 45% ये सीधे काट लीजिए, ठीक है, बराबर तो बराबर करके यही, ठीक। अब ये 15 से 45 कर लेता है, यानी कि y का मान 3, x का मान 1, यहीं पे देख लीजिएगा आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके पास है 18। बोला कि 32 से पहले की सभी अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करें। मैं बताया था इस टाइप का क्वेश्चन कि देखिए इस टाइप से 1 से लेकर के इतना तक दे देता है या इससे कम दे देता है। मैं पिछले भी क्लास के वीडियो में करवाया हूँ, अगर आप वीडियो देख करके आए होंगे तो ये क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, रोक करके बनाइए। लेकिन मैं बता देता हूँ, देखिएगा क्या बोला कि 32 से पहले सभी अभाज्य संख्या का औसत ज्ञात करिए। तो 32 से पहले सभी अभाज्य संख्या लिख लेंगे हम 2। अभाज्य संख्या उसको कहते हैं जो 1 से कटता है, खुद से कटता है, तो 2 3 है ना, 2 3 5, ठीक है, 7, ठीक है, 11 13, ठीक, 17 19 23 27 नहीं 29, ठीक है, 31, ठीक, कितना तक जाना है हमें, 32 तक, कोई बात नहीं, 31। अब बात समझिएगा, अब इन सभी संख्याओं को जोड़ लीजिए, इन सभी संख्याओं को जोड़ लीजिएगा, बात समझिएगा, इन सभी संख्याओं को जोड़ लीजिएगा और उसके बाद कितना से भाग करिएगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 से भाग कर लीजिएगा। जो भी आंसर होगा आपका आंसर कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। एक और बात, इस टाइप का क्वेश्चन में और क्या आ सकता था कि 32 से कम कितने अभाज्य संख्याएं होंगी, तो कितना बता देते हैं 11, या बोलेगा 1 से लेकर के 32 तक में कितने अभाज्य के बीच कितनी अभाज्य संख्या आ सकती है, तो भी बताता है आपकी 11। आपसे पूछ सकता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए तो 2, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या बताइए तो 2, एकमात्र सम अभाज्य संख्या बताइए तो 2। आपसे पूछता है कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या बताइए तो 3, सबसे छोटी 2 अंकों की अभाज्य संख्या बताइए तो 11। बात समझ में आ रहा है, इस तरीके से सबसे छोटी 2 अंकों की बड़ी अभाज्य संख्या बताइए तो 97, ठीक है मेरे भाई। ये सभी बातें आपको ध्यान में रखनी पड़ती है तो जाकर के आपको 2 नंबर मिलता है ना। इतना आसान मत समझिए आप सभी चीज़ों को, है ना, मेहनत करना पड़ता है मेरे भाई, बहुत मेहनत करना पड़ता है, इतना करना पड़ेगा कि अपने आप को लगेगा कभी कभी कि छोड़ दे, पढ़ाई नहीं करता, इससे बेहतर कुछ और कर ले। लेकिन आप जब कुछ और करने जाएंगे उस समय मन करेगा उसको भी छोड़ दे और कुछ और कर ले।
इस तरीके से आप ट्रैप हो जाएंगे और आप अपने लाइफ को बर्बाद कर लीजिएगा। इससे बेहतर है कि अभी जो कर रहे हैं उसको करने दीजिए, अर्थात जब अब अभी पढ़ रहे हैं तो प्लीज़ पढ़िए, पूरा मन लगा के पढ़िए, जितना हो सकता है, जितना रगड़ सकता है अपने बॉडी को रगड़िए। एक और बात, आलस से थोड़ा बच के रहिएगा प्लीज़, ठीक है। आलस से जो जितना बच जाएगा वो उतना बेहतर कर जाएगा, ये बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, अब ये क्वेश्चंस आप सॉल्व करिएगा, ठीक है। आप सॉल्व करके आंसर ला सकते हैं, ठीक है। ये जो आंसर आएगा, मुझे जहाँ तक ध्यान आ रहा है, ये वाला आंसर आने की संभावना है, आप देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी इसमें से कोई एक आएगा, ठीक। नेक्स्ट आगे चलते, आगे चलिएगा। तो बोला है कि स्वप्निल, एक काम करो, क्या मैं इसको सॉल्व कर दूं? क्या कर दो या कर लेंगे आप? कर दो या कर ले? कर दो, चलिए कर देते हैं। देखिए 2 और 3 5, 5 5 10, 10 7 17 है ना, 10 और 7 17, 17 और 11 जुड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 17 1 18, 18 10 28, 28 3 31, 31 और 31 और 10 41, 41 7 48, 48 और 10 58, 58 और 20, 58 और 20 जुड़ेंगे तो कितना हो जाएगा जी? 58 और 20, 78 में से 1 घटा दीजिए, 78 में से 1 घटाएगा तो 77, 77 और 3 80, 80 और 20 100, 100 और 3 2 5 1 6, ठीक है ना, 160, 160 बटा 11 आ रहा है, ठीक है। 11 एकम 11 है ना, कितना आ गया? 11 एकम 11। अब यहाँ पे आ गया 5 0, 11 चौक 44, ठीक है। 11 चौक कितना आ जाएगा जी? 11 चौक 44, ठीक है। अब सुनिए 14 आ गया, 14 एक ही ऑप्शन में था तो ये वाला आंसर आ ही गया, कोई दिक्कत तो नहीं। हाँ, मैं आगे बढ़ूँ, आपके सामने आंसर पड़ा हुआ है भाई। अरे आप हमसे छोटे हैं, छोटी भाई बहन है, तो फिर मैं कुछ भी कर सकता हूँ आपके लिए, बस समझिए। चलिए नेक्स्ट, बोला कि स्वप्निल 16 दिनों में एक सोफा बना सकता है। स्वप्निल नाम का कोई व्यक्ति है, ये स्वप्निल 16 दिनों में एक सोफा को बना सकता है। आगे बोल रहा है कि रेवती के साथ मिलकर काम करते हुए वह 128/17 दिनों में कार्य पूरा कर सकता है। रेवती नाम का कोई व्यक्ति है, रेवती जब स्वप्निल का साथ देती है तो वो 128/17 दिनों में क्या करता है कि कार्य पूरा कर लेता है। यदि रेवती अकेले काम करती है तो उसे पूरा कार्य करने में कितना दिन लगेगा? कोई बात नहीं, इस टाइप का क्वेश्चन आता है। सबसे पहले आप समझ लें कि जब ए बाई बी, ध्यान सुनिए, ये बात हम बता भी चुके हैं पिछले वीडियो में, बी सी बाई डी और ई बाई एफ हो, और जब इसका एलसीएम निकालने के लिए बोला जाता है, एलसीएम निकालने के लिए तो ऊपर वाला का एलसीएम निकालते हैं, ए सी ई का एलसीएम निकालते हैं और नीचे वाला बी डी एफ का एचसीएफ निकाल लेते हैं। इसका एलसीएम और इसका एचसीएफ निकालते हैं, ठीक है भाई। अगर इसका एचसीएफ निकालने के लिए बोला जाए, अगर इसका एचसीएफ निकालने के लिए बोला जाए तो ऊपर वाला का यानी कि ए सी ई का हम एचसीएफ निकाल देंगे सेम ही चीज़ के लिए, और नीचे बी डी एफ का एचसीएफ निकाल देंगे, मतलब सॉरी एलसीएम निकाल देंगे। मतलब जो पूछेगा वो हम ऊपर रखेंगे और जो नहीं पूछेगा उसे हम नीचे रखेंगे, बस समझिएगा। बस इतना याद रखें, जो पूछेगा उसे हम ऊपर रखेंगे, ठीक। एलसीएम है तो एलसीएम के सामने एलसीएम, एचसीएफ है तो एचसीएफ के सामने एचसीएफ, जो बच गया तो नीचे, ठीक। इस बात को ध्यान रखिएगा, लिख लीजिए, ठीक। आगे मैं बढ़ता हूँ, ये फ्रैक्शन वाले बात बता रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, अब जब यहाँ पे आएंगे तो 128 और 16 का एलसीएम निकालेंगे, ठीक, क्योंकि बटा 1 करेंगे तो ऊपर वाला का एलसीएम, तो 16 8 28 से ये पता है, 16 8 28 से, और यहाँ पे आ जाएगा 7, ठीक है। ये काटिएगा तो 128 और ऊपर जाएगा 7, 128 28 कट गया तो 7, यानी कि ध्यान सुनिएगा, हमें पता चला कि स्वप्निल का सर क्या है, एफिशिएंसी 8 है, ठीक। और ये स्वप्निल और रेविता दोनों मिलकर के जब काम कर रहा है, बात समझिएगा, तो वो 7 काम कर पा रहा है, अर्थात सर ये 8 है, यानी कि रेवती कहीं ना कहीं एक काम कम कर रहा है, ठीक है। एक काम कम यानी कि तोड़ने का काम कर रहा है, निगेटिव काम कर रहा है, ठीक है। तो पूछा है कि टोटल काम, ध्यान सुनिएगा, यदि रेवती अकेले काम करती तो उसे पूरा करने में कितना दिन लगता? भाई रेवती अकेले काम करती तो 128 ऑप्शन में है ही नहीं, कुछ गड़बड़ है क्या? कुछ गड़बड़ है, मैं फिर से बता दूं, चलिए फिर से बताते हैं, ध्यान सुनिएगा। आखिर हुआ क्या, कहाँ गलती की? स्वप्निल 16 दिनों में एक सोफा बना सकता है, स्वप्निल 16 दिनों में एक सोफा बना सकता है, सॉरी ये मैं मिटा दिया, कोई बात नहीं, मैं फिर से कर देता हूँ, ये स्वप्निल है, ठीक। रेवती के साथ मिलकर काम करते हुए वह 128/17 दिनों में कार्य पूरा कर सकता है, ठीक। स्वप्निल जब रेवती के साथ काम करेगा तो 128/17 दिनों में कार्य पूरा कर सकता है। यदि रेवती अकेले काम करती तो उसे काम करने में कितना दिन लगता? अच्छा एक और बात, ये क्वेश्चन मैं ऐसे तो बनाऊंगा, क्यों नहीं बनाऊंगा, बना सकते हैं, है ना।
ये 16 बटा, अगर 16 बटा मैं 1 करूँगा तो हमें पता है कि ऊपर का एलसीएम निकालेंगे तो 16 और 128 का एलसीएम निकालेंगे तो 128। यहाँ पे एफिशिएंसी 8 आ जाएगा। यहाँ पे एफिशिएंसी 17 है, यहाँ नहीं देख पाए थे भाई, 17 है। चलिए अब समझ में आ गया। ये कितना है जी? 17 है। ठीक है, सॉरी भाई, माफ़ कर दीजिएगा, वो मैं गलती से 7 देख लिया था, यहाँ पे 17 नहीं लिखे थे, यहाँ पे 7 देख लिया था, इस कारण से गलती हो रही थी। ठीक है, अब ध्यान सुनिएगा मेरे भाई, ये 17 हो गया। ठीक है, तो हमें पता है कि सर ये 8 है तो ये रेवती 9 काम करेगा एक बार में। ठीक है, अब ठीक है, अब हमें पता है कि टोटल काम कितना हो जाएगा रेवती द्वारा 128 बटा 9 दिनों में, 128 बटा 9 दिनों में, 128 बटा 9। कोई दिक्कत नहीं है? नहीं ना है? मैं आगे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 बोला है कि 384 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को 12 सेकंड में पार करती है, बस समझिएगा, तथा विपरीत दिशा में चल रहे समान लंबाई वाली दूसरी रेलगाड़ी को भी 12 सेकंड में पार करती है। ठीक है, पार करती है, तो दूसरी रेलगाड़ी की गति कितनी है? तो सिंपल 384 बटा 12 करते तो जो आंसर आता है वो आंसर का भी आता है, यानी कि 32 आ जाएगा, 32। ठीक है, ये तो डायरेक्ट बन जाएगा। अब थोड़ा सा दिमाग का यूज़ करेंगे तो सही ढंग से, अगर आप थोड़ा सा मैथ आपका सही है, सही से क्वेश्चन पढ़िए, आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। लगेगा कि नहीं दोनों बराबर है, मार देंगे आंसर 32। क्यों? क्योंकि हमको पता है 12 से 384 को जब 12 से काटते हैं तो बढ़ते 36, 12 24, 32 में कट जाता है। लेकिन मैं अगर बेसिक से बनाऊँ तो कैसे बनाऊँगा? 384 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को 12 सेकंड में पार करती है, बस समझिएगा। कोई भी रेलगाड़ी किसी बिजली के खंभे को पार करती है तो वो सिर्फ अपने डिस्टेंस पार करती है, ये बात को मैं बता रखा हूँ पहले से। ठीक है, तो हमें पता है कि सर स्पीड जो होगा, हमें पता है डिस्टेंस बटा टाइम होता है। सर डिस्टेंस अगर मीटर में दिया है तो स्पीड टाइम हमें सेकंड में देना चाहिए, जो कि दिया भी है। तो 384 बटा 12 अर्थात ये हमें पता चला कि सर 32 मीटर प्रति सेकंड पहली ट्रेन की स्पीड है। आगे बोल रहा है तथा विपरीत दिशा में चल रही समान लंबाई की दूसरी रेलगाड़ी, समान लंबाई अर्थात 384 मीटर की ही लंबाई है। ठीक है, यानी कि 384 मीटर की ही लंबाई की है, विपरीत दिशा में चल रही समान लंबाई की दूसरी ट्रेन और 12 सेकंड में पार करती है। टाइम कितना लगाई जी? 12 सेकंड। और हमें पता है कि टाइम बराबर क्या होता है? डिस्टेंस बटा स्पीड। ठीक, अब हमें पता है कि सर अब डिस्टेंस जो होगा 384 और गुने 2 हो गया। क्यों? क्योंकि एक ट्रेन इधर से जा रही थी और एक ट्रेन इधर से आ रही है। जब दो ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करती है, देखिए अपोजिट डायरेक्शन, जब दो ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करती है तो उसका जो डिस्टेंस होता है टोटल, वो ट्रेन 1 और ट्रेन 2 की डिस्टेंस जुड़ जाती है, यानी कि उनका अपना लेंथ ही जुड़ जाता है, वही टोटल डिस्टेंस होता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिए, चाहे वो रुकी हो चाहे कोई भी स्थिति में। न सुनेगा तो 384 गुने 2 इसलिए कर दिए क्योंकि दो ट्रेन थी। ठीक है, आप 384 प्लस 384 भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आगे बोल रहा है कि ये पार करने में 12 सेकंड का समय लगाते हैं, अर्थात 12 नीचे कर देते हैं। ठीक है, सॉरी कितना बोला? 12 सेकंड में पार कर लेती है। ठीक है, तो स्पीड होगा ना सर, स्पीड यहाँ पे होगा ना, तो स्पीड इधर लिख लीजिए, स्पीड यहाँ पे लिख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे स्पीड आ जाएगा, ध्यान सुनिएगा, यहाँ पे स्पीड बराबर डिस्टेंस बटा टाइम आ जाएगा। सुनिएगा ध्यान से। अब हमें पता चला कि सर ये डिस्टेंस हो गया और ये टाइम हो गया, और स्पीड जो होगा सर 32 और प्लस x कर देते हैं, x जो होगा मीटर प्रति सेकंड में होगा। अब इस बात को मान लीजिए, अब काहे कर दिए, क्या कहते देखिए स्पीड बराबर डिस्टेंस बटा टाइम आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें पता है कि सर 2 छक्के 12 हो जाएगा। ठीक, और यहाँ से 6 से काटेंगे तो 6 1 36। ठीक है, और 36 2 4 और 6 चौका 24 64। तो हमको पता है कि 64 बराबर 32 प्लस x हो गया, तो x का मान 32 आ जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं? हाँ, कोई दुख दर्द परेशानी नहीं है ना? पक्का नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसी के साथ मैं आगे बढ़ूंगा। क्वेश्चन नंबर हमारे पास आ जाती है, और थैंक यू, क्वेश्चन नंबर ख़त्म। ओ भाई निपटा दिए भाई, चलिए कोई बात नहीं, लास्ट थैंक यू है। थैंक यू इसीलिए क्योंकि आप हम पे ट्रस्ट कर रहे हैं, लगातार ट्रस्ट कर रहे हैं। और ये मेरा वीडियो नंबर ठीक है, कितना हो जाएगा जी? वीडियो नंबर 14 कंप्लीट हो गया। और यहाँ तक साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है ना आपका। और लगातार मैं वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगा, 40 वीडियो आप देख लीजिए, 20 में 20 आ जाएगा पक्का, है ना। तो आज के इतना ही रखते हैं भाई, थैंक यू। हाँ एक और बात, थैंक यू बोल तो दिया हूँ मैं, फिर से वापस आ गया। ठीक, मैं बोलना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप सभी क्वेश्चंस को जो डाउट हो रहा है उसको बार बार आप देखते रहिएगा, फार्मूला बार बार रिविजन करते रहिएगा। कोई ज़्यादा नहीं आता इसमें, आपको बस मेंसुरेशन का फार्मूला ध्यान में रखना पड़ता है, मेंसुरेशन का फार्मूला। और प्रयास करिएगा कि 1 से लेकर के 30 तक आपको टेबल याद हो, अगर आप अपना स्पीड बढ़ाना चाहते हैं तो। ठीक है, 1 से लेकर के 30 तक आपको क्यूब याद हो, है ना, क्यूब याद हो। और 1 से लेकर के 50 से 60 तक, 50 तक ही अभी याद रखिए, स्क्वायर याद हो। इतना चीज़ आप याद कर लीजिए भाई, आप आगे चल करके मैथ में बहुत बेहतर कर लीजिएगा। ठीक।
ठीक है। तो बेहतर करने के लिए ये ज़रूरी है, ठीक है। बाकी वीडियो को शेयर करवाइए, है ना, लाइक करवाइए, कमेंट करवाइए, सब्सक्राइब करवाइए, लोगों तक पहुंचा करके बहुत सारी चीज़ों को आप मुझे बूस्ट करिए, मैं आपको बूस्ट कर दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।